नमस्कार, आमने सामने न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति। आगे की खबरों से पहले हमारे साथ जुड़ रहे हैं एटा नगर पालिका अध्यक्ष राकेश गांधी जी। राकेश जी, स्वागत है आपका। आपने अपने क्षेत्र के लिए काफी कुछ किया है, तो हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि आपके राजनीतिक जीवन की शुरुआत कैसे हुई। मैं बचपन से समाज सेवी भावना का व्यक्ति रहा हूं और आपने जैसा देखा होगा कि व्यक्ति के अंदर बचपन से ही भाव होते हैं वो क्या बनना चाहता है। तो मैं बचपन से ही समाज सेवी ही बनना चाहता था। गांव में भी अपनी समाज सेवा करता था, शहर में करता था, लेकिन मैं ज़्यादा बड़ी समाज सेवा नहीं कर सकता था। इसलिए फिर मैंने सोचा कि मैं कोई चुनाव लड़ूं, चुनाव लड़के पब्लिक का कोई प्रतिनिधि बनूं और फिर मैं समाज सेवा करूं। आपके बारे में कहा जाता है कि आपने राजनीति में आने से पहले ही क्षेत्र की जनता के लिए काफी कुछ किया है, कुछ बताना चाहेंगे? चुनाव से पहले काफी शहर में समाज सेवा की और समाज सेवा में मैंने कुछ सड़कों का निर्माण भी अपने धन से कराया, कुछ नल लगवाए, कन्याओं की शादियां की। अब चुनाव जीतने के बाद आप एटा के लिए क्या करने जा रहे हैं? एटा जनपद का जो चेहरा बदनाम है पूरे देश में, उसको भी बहुत सुंदर बनाना है और इसके लिए हमने ये तय किया है कि जब तक हमारे जिला आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं होगा, इस आर्थिक रूप से समृद्धि के बिना जिला की ये कालिख नहीं पुत सकती है बदनाम वाली। इसके लिए हमने ये संकल्प लिया है अपने जीवन में कि एटा को हम दूध के उत्पादन में पूरे भारतवर्ष में प्रथम बनाने की भी योजना बना ली है। गांधी जी, ऐसा सुनने में आ रहा है कि अब आप लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। लोकसभा की तैयारी के विषय में मेरा आपसे ये कहना है कि मैं पूरे दोनों जिलों में सर्वे करा रहा हूँ और अगर सर्वे में अगर लोग मुझे पसंद करेंगे तो मैं चुनाव लड़ूंगा। लेकिन अगर मैं चुनाव लड़ा तो मेरा मुद्दा ये होगा कि मैं जिसकी केंद्र में सरकार होगी उसको समर्थन दूंगा और समर्थन इस शर्त पे दूंगा कि कम से कम एटा कासगंज को 500 करोड़ का विकास के लिए पैकेज जो सरकार देगी तो मैं उन्हें समर्थन दूंगा। तो चुनाव लड़ने के लिए आप किसी पार्टी का सहारा लेंगे या निर्दलीय ही चुनाव लड़ेंगे? पार्टी में मैं सभी में काम कर चुका हूं, लेकिन पार्टियों ने मुझे कुछ दिया नहीं और मुझे कुछ मिला नहीं, क्योंकि नेता लोग आगे हम जैसे कार्यकर्ता को आने नहीं देते हैं। तो हमने तो ये तय किया है कि अगला चुनाव भी हम आम जनता की पार्टी से लड़ेंगे, किसी पार्टी से नहीं लड़ेंगे। ये थे राकेश गांधी, जिन्होंने अपने क्षेत्र के विकास के लिए काफी कुछ किया। आइए अब रुख करते हैं आगे की खबरों का। रेल मंत्री पवन कुमार बंसल ने यूपीए 2 सरकार का अंतिम रेल बजट पेश किया। पिछले 17 सालों में यह पहली बार था जब किसी कांग्रेसी ने रेल बजट प्रस्तुत किया हो, जहां एक तरफ उन्होंने देश को वादों स्वरूप आश्वासन थमा दिया, वहीं दूसरी तरफ पिछले दरवाजे से किराए में वृद्धि कर आम जनता को महंगे सफर के लिए मजबूर भी कर दिया। देखिए रेल बजट पर हमारी ये विशेष रिपोर्ट। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। किसी टहनी पर बैठे पक्षी को गिरने का डर नहीं, इसलिए नहीं क्योंकि वह टहनी मजबूत है, पर इसलिए क्योंकि उसे खुद के पंखों पर यकीन है। कुछ इन्हीं शब्दों के साथ रेल मंत्री पवन कुमार बंसल ने अपना पहला और शायद आखिरी रेल बजट पेश किया। चूंकि 17 सालों बाद कांग्रेस के किसी मंत्री द्वारा यह बजट पेश किया जाना था, इसलिए उम्मीदें जनता के साथ साथ सियासतदारों की भी बढ़ गई थी। पलक झपकते ही कहीं कुछ आंखों से ओझल न हो जाए, इसलिए लोग टकटकी लगाए पेशे से वकील रह चुके पवन बंसल को कुछ ऐसे सुन रहे थे मानो वह किसी अहम केस की कोई अति महत्वपूर्ण दलील दे रहे हों। पर कब मंत्री जी दलीलों के साथ साथ आंखों से सुरमा चुरा ले गए, इसका शायद किसी को एहसास भी न हुआ। जब बजट खत्म हुआ तब पता चला कि जेब तो कट चुकी थी साहब, और राजनीतिक कोतवाल सहित अन्य सभी राजनीतिक पुलिसकर्मी इस चमत्कारी करतब की वाहवाही करने में जुटे हुए थे। Practical and implementable budget. I think after many years he has candidly stated the state of finances of the railways, and within the resources that the railways can mobilize,
I think he has done a remarkable job of providing new trains, new lines, extensions, capital works and production facilities. I think it's a very commendable budget. इन सब के बीच विपक्ष को यह समझ आ चुका था कि यह बजट राजनीति के लिए कम पर रायबरेली के लिए ज्यादा था और उन्होंने इसका विरोध संसद में न सही पर बाहर जरूर दर्ज कराया। सिर्फ बीजेपी की नहीं, पूरे संसद की कि ये रेल बजट नहीं, रायबरेली बजट है। और पहले क्षेत्रीय नेता जब होते थे तो अपने क्षेत्र का ध्यान रखते थे। इन्होंने राष्ट्रीय नेता, एक राष्ट्रीय पार्टी के मंत्री से ऐसी अपेक्षा नहीं थी कि वो सिर्फ अपने नेता और अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के आसपास ही रेल का विकास करेंगे। ये महंगाई बढ़ाने वाला बजट है, ये आम आदमी के साथ धोखा देने वाला बजट है, ये सिर्फ रायबरेली और अमेठी को जोड़ने वाला बजट है, न कि देश को जोड़ने वाला बजट। अब बारी आती है उस मासूम जनता की जो दिन भर इस उम्मीद तले बजट देखती रही कि यह बजट शायद क्षेत्रीय प्रभाव से विमुख होगा और उसे कुछ न कुछ ऐसा जरूर मिलेगा जो शायद उसके काम का हो, पर ऐसा शायद हुआ नहीं। राजनीति एक बार फिर विकास पर हावी होती दिखाई दी और यह नाउम्मीद जनता एक बार फिर उम्मीद का दामन थामे रोजी रोटी के उन्हीं रास्तों पे चल पड़ी जहां उसे नित नियत चलना ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे लेकर फिर कुछ नई खबरें। खबर जो आपसे रखे सरोकार, खबर जो हिलाए सत्ता और सरकार, सच्चाई है जिसकी बुनियाद वो रहस्य संदेश है। अब आपकी आवाज रहस्य संदेश, आवाज सच की। एटा और आगरा के बाद जल्द ही लखनऊ से प्रकाशित। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खुशी नहीं सिर्फ गम। जी हां, कुछ यही हाल था इस देश का जब देश के वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने अपना आम बजट पेश किया। चूंकि सत्ता सफर के अंतिम दौर में थी, इसलिए अपेक्षाएं कुछ ज्यादा ही थीं, पर वित्त मंत्री ने उन सभी अपेक्षाओं को दरकिनार करते हुए मजबूरियों से भरा हुआ वह बजट पेश किया जिसका सरोकार ना देश की जनता से था ना विकास से। हाँ, राजनीति जरूर अपने रास्ते तलाश रही थी। देखिए ये विशेष रिपोर्ट। अट्ठाईस फरवरी 2013 सुबह 11 बजे पेश होने वाला था पिछले 10 साल से सत्ता पर काबिज यूपीए सरकार का अंतिम बजट। चूंकि बजट आखिरी था, सो आशाएं आसमान छू रही थीं और उम्मीदें उबाल मार रही थीं, पर शायद कहीं कुछ डर भी था बजट के राजनीतिक होने का। खैर, इन उम्मीदों, आशाओं और अनिश्चितताओं के बीच वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने देश के समक्ष यूपीए 2 सरकार का अंतिम बजट पेश किया। बजट खत्म होने के साथ साथ न उम्मीदें बाकी थीं और न ही अनिश्चितताएं। ना तो ये बजट आम जनता के लिए था और न ही राजनीतिक। यह बजट था पिछले 10 सालों से लगातार अपनी गलत अर्थनीतियों के कारण देश को पीछे ढकेलने वाली एक सरकार के उस असहाय मंत्री का जिसके पास अब देने के लिए कुछ न था। तो यह बजट था मजबूरी का। पर मजबूर होते हुए राजनीति कैसे की जाती है, चिदम्बरम साहब यह जरूर सिखा गए। बिहार जैसे राज्यों के लिए पिछड़े राज्यों की शर्तों पर किए गए बदलाव के बाद नीतीश कुमार का आया बयान कुछ यही साबित करता है। प्लान में सेंट्रल असिस्टेंस होना चाहिए और अलग से विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। तो हमने देखा है कि सिद्धांत रूप में आज बजट भाषण में भी इसको स्वीकार किया गया है। इसके लिए मैं वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। जहां कुछ बेगाने साथ आए दिखाई दिए, वहीं कुछ अपनों ने दूर जाने की दस्तक भी दे ही दी। जो कुछ घोषणाएं की हैं तो मैं समझती हूँ कि वो केवल हवाई हैं
क्योंकि जब हमारे गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है और काफ़ी कुछ घाटा दिखाया है और जो कुछ घोषणाएं की हैं तो वो केवल हमें हवाई नज़र आती है। बजट में किसानों की, गरीबों की, मजदूरों की, छात्रों की, छात्राओं की और महिलाओं का जो जिक्र किया है, सबकी उपेक्षा की गई है। यूपी का सफाया हो जाएगा सन 2014। राजनीति के खेल में एक बार फिर हार उस मासूम जनता की हुई जो शायद हर बार हारने के लिए ही सही पर मैदान में उतरती जरूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। आज मेरे साथ बस इतना ही। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की यातायात पुलिस के उन दृश्यों के साथ, जिसमें कैसे उनकी लापरवाही आमने सामने न्यूज का कैमरा ऑन होते ही मुस्तैदी में तब्दील हो जाती है। लाइफ है क्या एक स्टाइल। यह कोई स्टाइल पुलिस नहीं, यह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की यातायात पुलिस है, जो यातायात को थोड़ा स्टाइल से कंट्रोल कर रही है। पर क्या होता है इस स्टाइलिश पुलिस का जब ऑन होता है आमने सामने न्यूज का कैमरा। कैमरा ऑन, काम शुरू, पर कब तक कुछ पता नहीं।